Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. Today, we are going to start a new lecture for 9th standard ICSE students, and the subject is Geography. Today, I am going to teach you about chapter number 10th, according to your textbook, that is Hydrosphere, Tides and Ocean Currents. ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है. This is me presented by Jay sir. अब सबसे पहले हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, तो वो हम जान लेते हैं कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है. क्या लिखा है अ हाइड्रोस्फीयर. जब इसको ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है, दैट इज वाटर, ठीक है. सो अ हाइड्रोस्फीयर इन फिजिकल ज्योग्राफी describes the collective mass of water found on, under, over the surface of the planet. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसके अंदर, इसके ओवर, ठीक है, मतलब ऊपर, और इसके ऑन मतलब इसके ऊपर ही हुआ एक तरीके से, ठीक है. ये थोड़ा ग्रामर है, आप देख लीजिए. ऑन का मतलब क्या, सतह पर, ठीक है. ऑन द सरफेस, ये सरफेस हुआ. ऑन का मतलब. अंडर का मतलब क्या है, बीनीथ द सरफेस, बीनीथ द सरफेस. एंड ओवर का मतलब क्या होता है, इसके आसपास, या फिर कहेंगे अगर मैं बात करूं तो अबाउट द सरफेस, और वी कैन से इन दी एटमोस्फियर. तो यहां पर जितना भी हमें कलेक्टिव मास ऑफ वाटर हमें जो मिलता है, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोस्फीयर. ओके, तो ये उसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था हाइड्रोस्फीयर का. अब आगे देखते हैं क्या लिखा है हाइड्रोस्फीयर इज फार मोर एक्सटेंसिव देन लिथोस्फीयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. यस, हाइड्रोस्फीयर जो एरिया कवर करता है वो लिथोस्फीयर से तो ज्यादा ही है, लैंड से तो ज्यादा ही है, ठीक है. हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय सीज, ओशंस, ठीक है. तो मात्र 30% ही क्या है हमारे पास, लैंड है. बाकी 70% या 71% क्या है हमारे पास, तो कहेंगे हाइड्रोस्फीयर है, या कहेंगे वाटर एंड इट्स कंपोनेंट्स है, ठीक है. The oceans have a greater extent of water in the southern hemisphere than the northern hemisphere. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बोला है कि ओशंस जो है वो ज्यादा फैला हुआ है. कहां पर फैला हुआ है, तो कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा फैला हुआ है एज कंपेयर टू दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. अब इसको आप देखेंगे यहां पर, राइट, अगर ये अर्थ है तो आप देखेंगे कि यहां से कहीं से इक्वेटर जाता है, इक्वेटर पासेस ऑन हेयर, ठीक है, यही कहीं से इक्वेटर पास होता है. तो सदर्न पार्ट जो है यहां पर वाटर बॉडीज ज्यादा है, ठीक है, ये वाले पार्ट में वाटर बॉडीज ज्यादा है. और नॉर्दर्न पार्ट में देखेंगे तो लैंड मास ज्यादा है, ठीक है, राइट. ये लैंड मास है जो ज्यादा है, और नीचे कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडीज ज्यादा है, मतलब वाटर का एक्सटेंट ज्यादा है, ठीक है. तो यही लिखा है द ओशंस हैव अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. क्लियर है इतना पॉइंट, क्लियर है, गिव मी अ थम्स अप. ये वाला पोर्शन क्लियर आया. ओके ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. इसके बाद लिखा है कि, अच्छा ये तो मैप है. एन एक्सटेंशन ऑफ सलाइन वाटर. सलाइन वाटर का मतलब क्या है, तो कहेंगे सॉल्टी वाटर, ठीक है. सलाइन वाटर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड सी. लार्ज सीज, सी एरियाज आर कॉल्ड ओशन. मतलब हम कहेंगे सी क्या है, सी एक सबसेट है किसका, ओशन का. ओशन बड़ा है, सी छोटा है, मतलब बहुत सारे सी मिलकर क्या बनते हैं, ओशन बनते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कह सकते हैं. Seas are separated from ocean by a series of peninsulas or land masses, right? A great success has been achieved in unraveling the mystery of seas and oceans because diverse यहाँ पे diverse है ना, थोड़ा diverse लिख दिया है,
लेकिन ये डाइवर्स क्या है, ये वाला डाइवर्स है। ओके, ये ई एक्स्ट्रा लगा दिया है यहां पर, जो नहीं लगाना है। डाइवर्स, सी डाइवर्स जो होते हैं ना वो, ठीक है। सो डाइवर्स हैव रीच वेरी डीप एरियाज ऑफ द ओशन विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट। Nowadays, the floor of oceans have been charted on maps। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला है कि साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के आने से हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास अब हम कहेंगे कि सीज और ओशंस का भी हमारे पास मैप है। जैसे हमारे पास लैंड का है ना, आप गूगल अर्थ देखते हो, राइट, तो वैसे ही कहेंगे कि ओशंस और सी फ्लोर्स जो है, ठीक है, जो उसका समुद्र तल है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, समुद्र तल, ठीक है, या तलैटी है जो समुद्र की, हमने उसको मैप कर लिया है कि भाई कहां पर कैसा टोपोग्राफी है। ओके, चलिए अब आते हैं ओशंस की तरफ। द ओशंस, अ वेरी डीप एंड लार्ज वाटर बॉडी इज नोन एज ओशन। द ओशन कवर्स अबाउट 71% of the earth's surface and constitute about 90% of the world's total water resources। yes, आपने शायद सुना होगा कि 90% पानी क्या है, सॉल्टी वाटर है, या फिर 1% जो है पानी वो सिर्फ क्या है, फ्रेश वाटर है ना, ठीक है, राइट। और इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ते हैं, या कहेंगे कि वाटर साइकिल पढ़ते हैं, जो क्या करता है, ये सॉल्टी वाटर को कन्वर्ट करता है इनटू द फ्रेश वाटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है देयर आर 4 मेजर ओशंस ऑन द अर्थ। 4 मेजर ओशंस कौन से हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक, ठीक है, हो गए 4। तो ये 4 ओशंस है, राइट। तो देयर आर 4 मेजर ओशंस ऑन द अर्थ। वाटर ऑफ ओशन इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सॉल्ट्स। यस, बहुत सारे तरह के सॉल्ट्स वहां पर प्रेजेंट है, उस पानी में घुले मिले हैं। द सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द सी आर मेनली सोडियम, दैट इज Na, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, पोटेशियम K, है ना, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग सॉल्ट्स है जो हमें कहां मिलते हैं, हमें ओशन वाटर में मिलते हैं। फिर आगे, द ओशन गेट दिस सॉल्ट्स इन 2 वेज। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो सॉल्ट्स है, चाहे वो Mg हो, चाहे K हो, चाहे Na हो, ठीक है, या फिर Ca हो, ये सब सॉल्ट्स आते कहां से ओशन में, राइट। तो सबसे पहला क्या लिखा है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स जब टूटते हैं तो ये सब क्या है, ये एक्चुअली मिनरल्स ही तो है। एंड रॉक्स आर व्हाट, रॉक्स आर एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। तो पानी के अंदर मिनरल्स कहां से आते हैं भाई, तो कहेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक से। और सेकंड आता है फ्रॉम द रिवर्स विच फ्लो इनटू इट। यस, आपको पता है कि जितनी भी रिवर्स है, कहीं ना कहीं ये रिवर्स कहां जाके मिलती है, ये जाके मीटअप होती है ओशंस में और सीज में। तो ये रिवर्स अपने साथ क्या लाती है, ये अपने साथ सिल्ट लाती है, या कहेंगे लोड लाती है। और ये होता क्या है, ये होता है मड, मड के साथ कहेंगे सारे मिनरल्स, ठीक है, राइट। तो ये सारे मिनरल्स अल्टीमेटली कहां पर जाकर खत्म हो जाते हैं या मिल जाते हैं, तो कहेंगे ओशंस और सीज में। और इसकी वजह से कहेंगे ओशन में या सी में हमें सॉल्ट्स मिलते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस में, ठीक है, कि भाई ओशंस का इंपॉर्टेंट क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स। क्यों, क्योंकि इसके बाद हम जब पढ़ेंगे ना ओशन करंट्स, ठीक है, तब ये टॉपिक उठाऊंगा, तब ये मुद्दा उठाऊंगा। लेकिन अभी समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है द ओशंस रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ लैंड थ्रू ओशनिक करंट्स। आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दूं, एग्जाम्पल है बेंगुएला करंट, ठीक है, ये बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये क्या करता है, नामीबिया को, नामीबिया में एक डेजर्ट है, दैट इज नमीब डेजर्ट, ठीक है। ये डेजर्ट को क्या करता है, कूल कर देता है, एकदम कोल्ड कर देता है, ठीक है, रात को या जब भी ठंडियों में। तो ये बाद में हम देखेंगे इसके बारे में आगे। द ओशन बेड्स, बेड्स का मतलब क्या, तल, उसका जो फ्लोर है ना, ओशन बेड्स गिव्स अस फॉसिल फ्यूल्स like natural gas and petroleum. This can be mined by drilling wells into the seabeds, ठीक है।
तो क्या हो सकता है यहाँ पर ओशन बेड से हमें क्या मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, गैस मिलता है, एटसेट्रा, पेट्रोलियम, ये सब सारे के सारे अलग अलग फॉसिल फ्यूल्स है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट भी है, तो पता नहीं पतंग उड़ा रहे होंगे ज्यादातर लोग, तो कल उत्तरायण है ना इसीलिए, लेकिन अपना सिलेबस बाकी है तो अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उत्तरायण तो हर साल आती है, 9th स्टैंडर्ड हर साल नहीं आता, एक ही बार आता है साल में, मतलब अपनी लाइफ टाइम में। ठीक है, अब आगे, अब इसी का ही एक्सटेंडेड पॉइंट है, वही देख लेते हैं। ओशन गिव्स अस इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज। द सॉल्ट्स ऑफ दिस मेटल्स प्रेसिपिटेट आउट ऑफ सी water and settle on ocean beds in the form of nodules. These nodules are an important resource for extracting these metals. Up next, the ocean acts as a medium of transportation. Yes, है ना, हम लोग देखते हैं waterways, सबसे cheapest source है waterways, right? So more than 60% of the world trade is carried through seas and oceans. The ocean act as a dustbin for throwing unwanted waste material off the land. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, आपने वो पिक्चर देखा है स्टुअर्ट लिटिल? स्टुअर्ट लिटिल देखा है कि नहीं? आप मेरे जमाने के तो है नहीं, लेकिन आपने मूवी देखा होगा स्टुअर्ट लिटिल 2, देखा है? गिव मी अ थम्स अप एटलीस्ट। देखा है? बहुत बढ़िया, मैंने भी देखा है। सोचो, मेरे जमाने से पिक्चर चलता आ रहा है और आपने भी देखा है, राइट? तो ये स्टुअर्ट लिटिल 2 में आप देखेंगे उसके पास एक प्लेन होता है, छोटू सा प्लेन होता है ना। फिर लास्ट में वो ईगल जो है वो क्या करता है, उसको है ना वो स्टुअर्ट को एक बड़ी सी बोट में डाल देता है, मतलब वहां पे छुप जाता है, या पता नहीं, मेरे को स्टोरी याद नहीं है। लेकिन वो चूहा जो है ना, फिर ये कचरे की नाव, ये नाव होती है, एक बोट होती है, ये कचरे की नाव में से तोड़ मरोड़ के, जोड़ तोड़ के, वो उसका प्लेन जो है, उसको वहां पर अपना खुद का प्लेन मिलता है, वो प्लेन रिपेयर करता है। आपको याद है ऐसा कुछ? याद है बेटा स्टूडेंट्स? यस, है ना? नो, तो वापस देख लेना तू, ठीक है? जिसको याद नहीं है ना, वो स्टुअर्ट लिटिल वापस देख ले। वो स्टुअर्ट के पास मस्त वाली कार होती है, पता है? एम्बेसडर रेड वाली कार होती है, मस्त वाली एकदम। मेरा मन होता है कि मेरे को भी ऐसी कार मिले, छोटी सी, बचपन में। ठीक है, राइट? तो मुद्दे की बात पे आते हैं, ये बोट कहां जा रही होती है? कचरे वाली, इट वॉज फुल ऑफ, कहेंगे कि गार्बेज, ये गार्बेज का बोट था, है ना? तो ये गार्बेज कहां जा रहा था, आपको पता है? ये गार्बेज जा रहा था ओशन और सी में। हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा कचरा है ना, वो क्या करते हैं, ओशन में डंप कर देते हैं। फिर आपने बहुत बार सुना भी होगा, ठीक है, या न्यूज में देखा भी होगा कि टर्टल जो होता है, टॉर्टॉइस जो होता है, टर्टल के गले में से कहेंगे कि निकला, एक मिनट, यस, तो मैं कहा था कचरे वाला, वो जो गार्बेज है, आपने न्यूज में सुना होगा कि टर्टल के लंग्स में या टर्टल की बॉडी में से प्लास्टिक मिला, है ना? शार्क के बेली में से या वेल के बेली में से कचरा मिला, वगैरह वगैरह, सुना होगा आपने, राइट? तो ये सब क्या है? ये सब डस्टबिन ही तो है ना? हम लोग जो गार्बेज फेंकते हैं, वही ये मराइन एनिमल्स उसको कंज्यूम करते हैं और मर जाते हैं, राइट? अब आगे देखते हैं। ओशन गिव्स अस सोडियम क्लोराइड, दैट इज व्हाट, कॉमन सॉल्ट, NaCl, गांधी जी का दांडी मार्च, राइट? ठीक है, आप देखते हैं, तो ये क्या है, विच इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, राइट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं आपको, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है? अब आते हैं यहां पर नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देखिए, water which is essential to life is unevenly distributed on earth. The oceans form the biggest storehouse of world's water resources. Yes, ठीक है? तो ओशंस तो जब कहेंगे कि 70% एरिया कवर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास मेजॉरिटी होगा वाटर का, है ना? ठीक है, राइट? तो यही है। आगे, इनफैक्ट oceans constitute
about 97% of the world's water resources, ठीक है, and the remaining 3% of the world's water resources in the form of ice in the polar region of the earth, right? The proportional amount of moisture in various resources is relatively constant over thousands of years. The hydrological cycle, ये hydrological cycle क्या है? Water cycle, ठीक है? The water cycle, देखो ये रहा water cycle, क्या होता है? ये C है, यहां से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के बाद क्या होता है? क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स यहां जाते हैं तो प्रेसिपिटेट करते हैं, इसका कंडेंसेशन होता है, इसका प्रेसिपिटेशन होता है, तो ये क्या है? ये एक तरीके से सॉल्टी वाटर है ना, ठीक है। और यहाँ पे आके हमें क्या मिलता है? जब ये प्रेसिपिटेट होता है तो क्या हो जाता है? फ्रेश वाटर, और यहीं से हम हमारा जो पीने लायक पानी है, जो डोमेस्टिक पर्पस या फिर कंज्यूमिंग पर्पस जो है, ठीक है, वो हम यहाँ से पूरा करते हैं, इसको तो हम नहीं कर सकते, राइट। और फिर अल्टीमेटली जो पानी जो रिवर्स में से बहकर जाता है वो मिल जाता है वापस सी में, तो यही है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, राइट। तो आगे देखते हैं, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल regulates the movement of moisture from oceans to atmosphere and from atmosphere to land and from land to oceans, ठीक है। तो पहले क्या है? ओशन से एटमोस्फियर जाएगा, देखो ये ओशन है, यहां से एटमोस्फियर में गया, एटमोस्फियर से कहां गया? लैंड में गया, थ्रू लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज या थ्रू द मॉनसून सीजन्स, राइट। अब आकाश में से, मतलब फ्रॉम एटमोस्फियर टू लैंड एंड फ्रॉम लैंड टू ओशंस, तो एटमोस्फेयर से लैंड में कैसा आया? बारिश होके या प्रेसिपिटेशन होके, एनी काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, चाहे स्नो हो, चाहे हेलस्टोन्स हो, चाहे रेन हो, ठीक है। अब ये लैंड पे आता है और ये लैंड में कहा जाता है? रिवर्स में, और रिवर्स अल्टीमेटली कहाँ मिलती है? सीज में। तो ये एक कंप्लीट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। अब आगे, द लाइफ ऑन द अर्थ is directly affected by this hydrological cycle. It is amazing to note that less than 1% of the total moisture is regulated in the hydrological cycle. सोचो कि 1% से भी कम कहेंगे ये पानी यहां से यहां जाता है, सोचिए, और कितना सारा पानी आता है फिर, आप समझ सकते हैं इस चीज को, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं मूवमेंट्स इन द ओशन। तो दो तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। एक होता है वेव्स, ठीक है, दूसरा होता है टाइड्स, थर्ड इज ओशन करंट्स। वेव्स और टाइड्स बहुत छोटे टॉपिक है, लेकिन ओशन करंट्स अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, राइट, ठीक है। तो पहले हम वेव्स एंड टाइड्स पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है वेव्स एंड टाइड्स में। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, आ रहा है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ऐसा तो नहीं है ना? ओके ओके, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत मैं लैगिंग कर रहा हूं। एंटार्क्टिक ओशन नहीं है, मैं बताता हूं अभी आपको, ठीक है। एंटार्क्टिक ओशन नहीं है, जिसका भी ये कमेंट था ना, किसका कमेंट था? श्रीजा, एंटार्क्टिक मतलब आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक, मतलब आर्कटिक को हम गिनते हैं, एंटार्क्टिक देखो एंटार्क्टिक में क्या है बताता हूं बेटा, यहीं पे मैंने इंक्लूड किया है, देख लेते हैं। कितनी मेहनत लगती है पता है ये पीपीटी बनाने में। देखो कहां है ये एंटार्क्टिक है? नहीं, ये एंटार्क्टिक नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि देखो ये है अटलांटिक ओशन, तो इसी का ही पार्ट है अटलांटिक ओशन। ये क्या है? इंडियन ओशन, तो यही इंडियन ओशन का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है? पैसिफिक ओशन, तो यही पैसिफिक ओशन का पार्ट है। तो देयर इज नथिंग लाइक एंटार्क्टिक, यहां पर एंटार्क्टिक ओशन नहीं है, ओके, बिकॉज दिस एंटार्क्टिक ओशन इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट ओशंस, राइट, दैट इज इंडियन ओशन, तो यहां तक इंडियन ओशन है भाई। साउथ अटलांटिक, तो यहां तक अटलांटिक है। साउथ पैसिफिक, तो यहां तक पैसिफिक है। लेकिन आर्कटिक तो क्या है? आर्कटिक तो अपने आप में कहेंगे एक ओशन है, लैंड मास से देखो डिफरेंट करता है ना, ये पूरा आर्कटिक है, दिस इज आर्कटिक। ओके क्लियर बेटा? क्लियर हुआ सबको? फिर भी अगर मैं गलत हूं तो प्रूव मी रॉन्ग, ओके, यू आर फ्री टू प्रूव मी रॉन्ग। आप गूगल करके देख ले, गूगल का जमाना है, आप लोग सब मुझसे ज्यादा फॉरवर्ड है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मेरा ज्योग्राफी हिल जाएगा अगर एंटार्क्टिक ओशन आ जाएगा तो, ठीक है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है वेव्स। ओके, द वाटर ऑफ ओशंस एंड सीज इज नेवर एट रेस्ट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है कि आपको लगता है कि पानी स्टेबल है, लेकिन पानी स्टेबल नहीं है। मैं ना यूट्यूब पे टाइम पास के लिए ना बहुत सारे वीडियोस देखता हूं, और उसमें वो खास करके वो बड़े बड़े जो कार्गो शिप्स आते हैं ना, बहुत बड़े बड़े आते हैं, कंटेनर्स आते हैं, ये जब है ना कोई तूफान में फंस जाते हैं ना, तो ये मस्त ऊपर नीचे होते हैं,
और सारा पानी इधर उनके डॉक पे आता है, वो देखने की मजा आती है। वो जहाँ पे सेलर बैठा होता है ना उसके कैबिन में, वहां से वो शूटिंग करते हैं और बहुत ऐसा लगता है कि इतना विशाल काय समंदर है, इतनी छोटी सी बोट कहाँ डूब जाएगी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो छोटी नहीं, बहुत मोटू सा बोट होता है वो, ठीक है, राइट। तो ये सी इज नेवर एट रेस्ट, इन शॉर्ट ओशियन, सी या रिवर जो भी है, ये कभी भी रेस्ट पे नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है, इट कीप्स ऑन मूविंग कॉन्स्टेंटली। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मूवमेंट। सबसे पहले वेव्स। वेव्स क्या है कुत्ते, एक स्थिर पानी है, ठीक है। अब ये पानी का जो ऊपर का लेयर है ना, ठीक है, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ व्हाट, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर या लेट अस से विंड, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो विंड के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये जब ये कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, बड़ी बड़ी वेव्स उड़ती है, ठीक है, या बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। देख लो, आप देख सकते हो यहां पर तेज हवाएं आती है, ठीक है, और क्या होता है, लेट मी चेंज द मार्कर कलर। देखो तेज हवाएं आती है तो क्या होता है, वेव्स बनती है। ये देखो ये सब क्या है, ये वेव्स ही तो है, यहां से हवा आ रही है, इस केस में कहां से, यहां से आ रही है, तो ये वेव्स बनती है, बस यही है वेव्स का कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द अप एंड डाउन मूवमेंट सीन ऑन द surface of ocean water are known as waves. Just a moment. Sorry for the disturbance. My wife called me up. I thought something important. लेकिन as usual, you know that लड़कियों को और कुछ काम होता नहीं है फालतू का। चलिए अब आगे देखते हैं। द अप एंड डाउन मूवमेंट्स सीन ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन वाटर इज नोन एज वेव्स। क्या लिखा है, लिखा है कि जो अप एंड डाउन मूवमेंट है, ठीक है, जो हमें ओशन के सरफेस पे हमें मिलता है उसको वेव्स कहते हैं। अब ये वेव्स कैसे फॉर्म होती है, दे आर कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। द पुशिंग एक्शन ऑफ विंड्स ब्लोइंग ओवर द ओशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ waves. Due to the push of the winds, the particles of water move up and down and pass their movement to the immediate next particles. Water therefore rises and falls in the form of a wave. ठीक है, तो वेव हमको ऐसा लगता है कि यहां से जो पानी आ रहा है वो ऐसे जा रहा है, नहीं, लेकिन ये क्या है, ये तो खाली अप एंड डाउन मूव करता है, और इसका जो भी आप कह दीजिए काइनेटिक एनर्जी है या जो भी एनर्जी है, ये पास ऑन करता है नेक्स्ट वाले को, ये भी ऊपर नीचे होता है, एंड द सेम ये सब पास होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होती है, वेव प्रोड्यूस होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको शायद मैंने बताया था लेकिन फिर से बता देता हूं, एक स्टिल वाटर है, उसमें आपने पत्थर डाला, तो आपको लगता है ये जो सर्कल्स बनते हैं, ठीक है, ये छोटा सर्कल पहले बनता है, फिर छोटा सर्कल बड़ा होते जाता है, फिर बड़ा होते जाता है, तो हमें लगता है कि छोटा सर्कल ही जो है वो यहां पहुंचा, लेकिन हम गलत है, नहीं, ये छोटा सर्कल तो वहीं रहता है, और इसके एक्शन से जो अप एंड डाउन मूवमेंट हुआ, इसके एक्शन से लास्ट वाला सर्कल भी फॉर्म होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विच द स्टोन इज थ्रोन। ठीक है, आया, क्लियर हुआ बेटा, एग्जाम्पल क्लियर हुआ जो मैंने दिया अभी, गाइस गिव मी अ थम्स अप, क्लियर हुआ, यस, ठीक है, ये तो आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, है ना, फिजिक्स में पढ़ते हो ना आप लोग, ऐसे ही कुछ कि बीच में पत्थर डाला तो एक वेव फॉर्म हुआ। अब ये वेव हमको लगता है कि ये वेव बड़ा हो गया, लेकिन नहीं, ये वेव तो उतना ही रहा, ठीक है, इसने क्या किया, अपना जो काइनेटिक एनर्जी था या जो काइंड ऑफ एनर्जी था उसको ट्रांसफर किया दूसरे पार्टिकल में, और फिर सो ऑन, और इससे हमें बड़ा सर्कल मिलता है, ठीक है, दैट्स इट। तो वेव्स में भी यही होता है, जो हम क्रेस्ट और ट्रफ हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, साइनसोइडल वेव में, तो ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, राइट। तो ये क्या होता है, ये पार्टिकल तो वहीं ऊपर नीचे होता है, और ये पार्टिकल क्या करता है, दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, फिर ये पार्टिकल इसको डिस्टर्ब करता है ना। जैसे आप सब एक लाइन में खड़े हो, धक्का मारा, वो एक नया गेम है यूट्यूब में देखते रहता हूं मैं, वो एक बंदे ने ना 25-30 आईफोन या पता नहीं 400-500 आईफोन रखे थे, और एक आईफोन को धक्का मारा तो सारे आईफोन गिरने लग गए, ठीक है, काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद टाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइड्स क्या होता है। तो टाइड्स का मतलब है, कहेंगे द राइज एंड फॉल, ठीक है। अब ये राइज एंड फॉल के आगे लगाऊंगा पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक मतलब क्या होता है, पीरियोडिक का मतलब होता है टाइम के हिसाब से, ठीक है, टाइम के हिसाब से, राइट। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल इन ओशंस एंड सीज, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू
ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल ऑफ हेवनली बॉडीज, दैट इज द सन एंड मून। ठीक है, ये डेफिनेशन है टाइड्स का। किसका डेफिनेशन है? टाइड का। टाइड क्या है? पीरियोडिक राइज एंड फॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी लिखोगे तो यही लिखेगा, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल इन ओशंस एंड सीज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द हेवनली बॉडीज, दैट इज द सन एंड द मून। ठीक है, अब देखते हैं लिखा क्या है। लिखा है टाइड्स आर द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू चेंजेस इन द अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब एक तरीके से कहेंगे इनका ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड द सन, राइट। अब टाइड्स दो तरीके की होती है, एक होता है हाई टाइड और एक होता है लो टाइड, और इसके अलावा भी एक होता है स्प्रिंग टाइड और एक होता है नीप टाइड। ठीक है, राइट, समझाता हूं ये चीजें क्या है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। लिखा है फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। टाइड्स आर कॉज्ड बाय द टाइडल फोर्सेस ऑफ द मून, द सन एंड रोटेशनल ऑफ द अर्थ। ठीक है, टाइड्स कैसे फॉर्म होती है? तो कहेंगे टाइड्स आर कॉज्ड बाय द टाइडल फोर्सेस ऑफ मून, सन एंड द रोटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कौन सा लॉ था बेटा वो जिसकी वजह से वो जो डिफ्लेक्ट होता है नॉर्थ में और राइट में डिफ्लेक्ट होता है, ऐसा कुछ था ना? कौन सा इफेक्ट था वो, याद है कुछ? रोटेशन की वजह से होता है। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोरियलिस। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ का मतलब एक तरीके से कोरियलिस फोर्स की वजह से भी होता है। टाइडल फिनोमेना कैन अकर इन एनी ऑब्जेक्ट दैट इज सब्जेक्टेड टू अ ग्रेविटेशनल फील्ड दैट वेरीज इन टाइम एंड स्पेस सच एज अर्थ्स लैंड मासेस। ये रहा, देखो, दिस इज अर्थ, दिस इज सन, बीच में मून आ जाता है, तो ये क्या होता है? यहां पर यहां वाले पोर्शंस में लो टाइड होती है और ये पानी जो है वो अट्रैक्ट होता है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लगता है। ठीक है, राइट, तो इसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। इसको तो जहां पर मून यहां पर है, ठीक है, वो कुछ खींचता है और सन का कुछ अट्रैक्शन होता है, तो एक तरीके से हम कहेंगे इसको कहते हैं नीप टाइड। टाइड तो दोनों ही है, दोनों अलग अलग तरीके की टाइप है, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। लेकिन क्या है, यहां पर सन का और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक दूसरे को अपोज कर रहा है। यहां पर बेचारी अर्थ जो है वो टग ऑफ वॉर में, या अर्थ का जो पानी है वो खींच रहा है दोनों साइड। ठीक है, इक्वली खींच रहा है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, तो इसको नीप टाइड कहते हैं। और यहां पर क्या है, एक तरफा है, देखो दोनों एक साथ मिलकर अर्थ के पानी को खींच रहे हैं। ठीक है, राइट, तो बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। हाई टाइड और लो टाइड क्या होता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल। ठीक है, समंदर का लेवल नीचे है नॉर्मल लेवल से, तो कहेंगे ये लो टाइड है। समंदर का लेवल हाई है अपने नॉर्मल लेवल से, तो ये हो जाएगा हाई टाइड। ठीक है, राइट, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ना जब मैं कॉलेज में था तब मैं दमन गया था मेरी आंटी के यहाँ पर, तो वहां पर है ना जमपोर बीच है, ऐसे बहुत सारे बीच है, नानी दमन, मोटी दमन, पता नहीं, अब तो याद नहीं है, बहुत साल हो गए। तो शाम को है ना, मैं सुबह गया था एक बार, ठीक है, तो सुबह देखा तो पानी बहुत सारा था। फिर शाम को आया ना उसी रास्ते से, तो देखा ये जो समंदर का जो जमीन था ना, ये पूरा बैर हो चुका था और पानी खूब दूर चले गया था। ठीक है, सो ये था लो टाइड। तो लो टाइड मैंने एक्सपीरियंस किया है, और हाई टाइड मैंने कहा एक्सपीरियंस किया है पता है? हाई टाइड मैंने एक्सपीरियंस किया है हाजी अली में। हाजी अली मुंबई में हाजी अली करके एक दरगाह है, वहां पर मैंने हाई टाइड एक्सपीरियंस किया है। कैसे? तो है ना, वो हाजी अली दरगाह में क्या होता है, आप लोग गए होंगे शायद, आप में से बहुत सारे लोग गए हैं मुंबई, हाजी अली दरगाह गए हैं कि नहीं गए हैं? बेटा गए हैं? यस और नो, गिव मी थम्स अप। यस, नो, यस सर, नो सर। भाव साहब तो हमेशा नो ही बोलता है। ठीक है, ठीक है, तो वो हाजी अली दरगाह में ना बीच में एक ऐसे पाथ है, समंदर के बीच में पाथ है, और दरगाह यहां पर है। तो हम लोग दोपहर में गए थे, तकरीबन 11-12 बजे। तो क्या होता है कि ये पाथ जो है ना, ये पूरा इसके ऊपर पानी आ जाता है, डूब जाता है, तो हम लोग नहीं जा सकते वहां पर।
और जो लोग अंदर रहते हैं वो लोग फिर 2 घंटे के लिए अंदर ही रहते हैं, फॉर 2 आवर्स और 3 आवर्स। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद शाम को ये पानी है ना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि है ना यहाँ पर जो पत्थर है ना, जमीन मतलब समंदर का जो फ्लोर है वो दिखने लगता है, और फिर नॉर्मल यहाँ से लोग आना जाना शुरू करते हैं। फिर शाम को वापस टाइड आता है, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा ना बेटा, अगर नहीं देखा है ना तो वो सोहेल खान का एक पिक्चर है, ठीक है। सोहेल खान वो बहुत पुराना हो गया पिक्चर, मैं बहुत पुराने जमाने का हूँ, लेकिन सोहेल खान है ना सलमान खान का भाई है, और संजय दत्त का एक पिक्चर था, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पिक्चर ऑफ दैट मूवी, लेकिन उसमें भी ये एकदम टाइड वाला दिखाया है सीन, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं, टाइड्स आर कॉज्ड मेनली बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड टू सम एक्सटेंट द सन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द मून बीइंग क्लोजर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मून का ग्रेविटी इतना सारा नहीं है, लेकिन मून क्या है, मून का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, ठीक है। इसकी वजह से मेजरली हम कहेंगे कि डिपेंड्स अपॉन द मून, ओके, राइट। सो द मून बीइंग क्लोजर टू द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द सन, ठीक है। अब आगे टाइप्स ऑफ टाइड्स, when the level of the water is highest it is called high tide, on the other hand when the level of the water is lowest it is called low tide, okay। next क्या लिखा है, लिखा है sometimes the tides are of a higher magnitude than normal tide, ठीक है। such tides are known as spring tides, they occur when the sun, the moon and the earth are in a straight line, ये वाला, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्प्रिंग टाइड। मैंने कहा ना ये कौन सा टाइड था, स्प्रिंग टाइड, जहां पर तीनों लाइन में है, राइट, ठीक है। और क्या होता है कि इसका लेवल, पानी का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हाई टाइड तो है लेकिन महा हाई टाइड है ये, है ना, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है एट सच अ टाइम द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मतलब ये एड ऑन हो जाता है, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सम अप हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, thus the tides are stronger. This situation occurs on the days of the full moon and new moon. अब फुल मून न्यू मून क्या है भाई, तो देखो यहां होता है तो फुल मून कहते हैं, मून यहां होता है तो न्यू मून कहते हैं, बस यही डिफरेंस है। आप लोग अगर गूगल सर्च करेंगे ना तो देखिएगा फेजेस ऑफ द मून, आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में साइंस में आता था, साइंस में, ठीक है, ना ही बायोलॉजी में, ना ही केमिस्ट्री में, ना ही फिजिक्स में, साइंस सब्जेक्ट आता था बचपन में 4th 5th स्टैंडर्ड तक। और मेरी टीचर मुझे कहती थी कि भाई तू ये फेजेस ऑफ द मून ड्रॉ करके आना होमवर्क में, मैं नहीं करके लाया था, मुझे बहुत मार पड़ी थी, ये बात अलग है, लेकिन मैंने ड्रॉ नहीं किया था, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है ऑन द अदर हैंड when the sun, the moon and the earth form a right angle, right angle मतलब ऐसा, यहाँ पे मून है, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे सन है, तो ऐसा कंडीशन कहाँ है, तो ये रहा मून, अर्थ और सन, ठीक है। तो ऐसी टाइड को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसी टाइड को द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून न्यूट्रलाइज ईच अदर, दिस हैपेंस at the first and the third quarters of the moon, all these times the tides are weaker and they are called as neap tides, okay। अब यहां पे टाइड्स खत्म होता है। अब पैटर्न ऑफ टाइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। अब पैटर्न का मतलब क्या, पैटर्न का मतलब कहेंगे पीरियड, कब आता है ये, दिन में 2 बार आता है, दिन में 4 बार आता है, दिन में 1 बार आता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। और महीने में कितनी बार, रोज आता है, महीने में 2 बार आता है, इसको कहते हैं हम लोग पैटर्न, ठीक है। पैटर्न क्या है, तो देखिए क्या लिखा है, टाइड्स हैव डिफरेंटली इन वेरियस, टाइड्स बिहेव डिफरेंटली इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सम कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस अ रेगुलर पैटर्न ऑफ वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड ईच डे। तो देखो रोज रोज आपको एक बार हाई टाइड मिलेगा, एक बार लो टाइड मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इस पैटर्न को कहते हैं डायूर्नल या ड्यूरनल, ठीक है। डाई, डाई का मतलब 2 है ना, यूरनल मतलब रोज रेगुलरली, तो डायूर्नल या ड्यूरनल, ठीक है। दिस पैटर्न इज कॉमन इन शैलो इनलैंड सीज सच एज गल्फ ऑफ मैक्सिको अलोंग द
and along the coast of Southeast Asia. अब आगे, in many areas including the Atlantic coast of the United States, there is a high tide to low tide sequence repeated twice a day. तो इसको कहते हैं सेमी डायूरनल, ठीक है, मतलब एक बार हाई, एक बार लो, फिर हाई, फिर लो. तो क्या है, सेमी है, दो बार आता है, दो पैटर्न बनी ऐसी, तो सेमी डायगोनल. दिस टाइड्स यूजुअली रीच अबाउट द सेम लेवल एट हाई एंड लो टाइड्स ईच डे. फिर नेक्स्ट, द थर्ड पैटर्न ऑफ टाइड हैज टू हाई and two lows per day, but the tides reach different high and low levels during each daily rhythm is known as semi-diurnal tide. It results from combining the semi-diurnal and diurnal tide. This is the most common tide pattern throughout the world and is found along the Pacific coast of the United States. ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स. इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइड्स में होता क्या है, वाटर के लेवल से हम डील करते हैं. किससे डील करते हैं, वाटर के लेवल से. ओके, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे, देखते हैं. सबसे पहले नेविगेशन. अब नेविगेशन में सोचो बेटा, लेट मी टेक ब्लैंक पेज फॉर दैट. ठीक है, आपको समझाता हूं. देखो, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, ये समंदर का किनारा है और ये समंदर है, ठीक है, राइट. आप ये समझिए, कोई पोर्ट है, ये पोर्ट का मतलब दरिया किनारा, ठीक है, और यहां पानी है. ये चलो नॉर्मल लेवल पे इतना रहता है, ठीक है, नॉर्मल लेवल पे इतना पानी रहता है. अब क्या होता है, सपोज मून भाई साहब यहां आ गए, अब होगा हाई टाइड. तो हाई टाइड होगा तो क्या होगा, तो ये पानी राइज अप हो जाएगा, यहां से यहां तक पहुंच जाएगा. तो इससे होता क्या है कि जो बड़े बड़े बोट्स सिर्फ यहां तक ही आ सकते थे, क्योंकि ये नीचे टकरा जाएगा किसी चट्टान से, यहां तक ही आ सकते थे. अब क्या होगा, ये अंदर तक जाएंगे. कब, हाई टाइड के समय पे. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है नेविगेशन में. नेविगेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनका कहेंगे कि है ना, इतना नीचे नहीं होता, इतना सही होता है. मतलब ये जो ओशन बेड है ना, ये बहुत शैलो होता है, डीप नहीं होता. तो इसके कारण जो बोट्स है ना, जो इसके ऊपर बोट्स तैरती है, वो अंदर तक नहीं जा सकती. ये कब जाएगी, जब वो, आपने बोट के नीचे, पता है बोट के नीचे ऐसे मार्कर देखा होगा, रेड कलर का, यहां तक मार्क होगा रेड कलर का. ये कुछ बोट्स ऐसी होती है आगे से, याद है, ऐसा पीछे से भी होती है, लेकिन ऐसा, ये इसको थोंग कहते हैं. ठीक है, तो ये टकरा जाएगा, मतलब ये नीचे जो चट्टान है ना, उससे टकरा जाएगा. क्यों, क्योंकि ये बहुत शैलो है, राइट. अब सोचो, ये बोट में बहुत सारा सामान है, अब ये उतारना है यहां पर कोस्ट पे, लेकिन कोस्ट बहुत दूर है, ये बोट अंदर आएगी तो फंस जाएगी. हो सकता है मट्टी में फंस जाए, हो सकता है कि यहां पर चट्टान है उसमें टकरा जाए, तो नुकसान हो जाएगा. तो ये बोट्स वेट करती है, ये बोट्स वेट करती है हाई टाइड का. जैसे ही हाई टाइड होती है ना, ये लोग अंदर जाते हैं, समझ में आया, और लो टाइड आने से पहले बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, ये सब पोर्ट में होता है, राइट. आया समझ में गाइस, आ रहा है समझ में मैं जो सिखा रहा हूं वो. गिव मी अ थम्स अप स्टूडेंट्स. यस, श्रीजा, ऐसे अगर होगा, सन इधर है तो मून इधर है, तो यहां पर हम कहेंगे स्प्रिंग टाइड ही है, सॉरी नीप टाइड ही है. ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, दोनों का अट्रैक्शन नेगेटिव हो जाता है, मतलब इक्वलाइज हो जाता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं. ठीक है, तो हाई टाइड मैंने कहा ना, अलग अलग लेवल होता है, इसमें लेवल अलग अलग होता है, वाटर लेवल. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि भाई कितना लेवल आगे बढ़ा है पानी, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेविगेशन क्या होता है. Tides are helpful in navigation. At the time of high tide, the depth of the water near the coastal areas increases. This enables the ships to enter the ports. Example, Kandla Port in Gujarat and Diamond Harbour in West Bengal exist only because of tides. Tides also help in making rivers navigable. Yes, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओशंस में और सीज में ही टाइड्स आती है, नहीं. बड़ी बड़ी जो विशाल रिवर्स है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इसमें भी टाइड्स आती है. ठीक है,
तो रिवर भी क्या होते हैं, नेविगेबल हो जाता है। नेविगेबल मतलब क्या, वहां से हम लोग बोट्स को पास कर सकते हैं रिवर्स में से। एट द टाइम ऑफ हाई टाइड द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द रिवर ऑल्सो इंक्रीजेस, दस दे बिकम नेविगेबल। फिर प्रिवेंटिंग द सिल्टिंग ऑफ हार्बर्स। सिल्टिंग का मतलब क्या, सिल्टिंग का मतलब कहेंगे मड, जो कोस्टल एरियाज की जो मड है ना वो डेपोजिट होती है, इसको कहते हैं सिल्टिंग। और इसके आगे लग जाए डिसिल्टिंग। डिसिल्टिंग का मतलब क्या, ये डेपोजिट नहीं होती, जो डेपोजिट हुई होती है वो भी निकल जाती है। अब एग्जाम्पल देता हूं, देखो आप लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोस्टल एरिया पे गए होंगे, बीच में नहाने गए होंगे, आंखें लाल लाल हो जाती है, आंखें जलती है, फिर घर पे पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी भी हम लोग पानी में ही है, लगता है ऐसा? स्टूडेंट्स आप लोग कभी गए होंगे नहाने धोने, कहीं पर भी गए होंगे, कोई भी बीच पर, तो ऐसा लगता है आपको? गिव मी अ थम्स अप। ऐसा लगता है? हाँ लगता है ना, राइट। अब देखो, अब जहीर सर को पानी से डर लगता है तो जहीर सर नहाने नहीं जाते। बचपन में गया था तो पता नहीं कहाँ निकल गया था, बहुत तकलीफ हो गई थी बचपन में, ठीक है, तो तब से पानी में नहीं जाते। और पानी में जाते तो क्या करते हैं पता है, वो पैंट को है ना 3/4 कर देते हैं या पैंट को ऊपर चढ़ा देते हैं और सिर्फ पानी में खड़े रहते हैं। तो पानी में जब खड़े रहते हैं ना तब वो वेव्स आती है तो मजा आती है, पानी में ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है। लेकिन जब वो वेव्स वापस जा रही होती है ना समंदर के किनारे, जब मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पैर है ना, देखो मेरा पैर ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ पैर है, तो मेरा जो पैर है ना वो यहां से मट्टी लेके जाता है, ऐसा लगता है। आपको लगता है ऐसा कुछ? आपको लगता है ऐसा कुछ, कभी नोटिस किया है? यस, है ना, ऐसा लगता होगा आप लोगों को, राइट। तो ये क्या है, वेव आई तो अपने साथ मट्टी लाई, मड लाई। जब वेव वापस जा रही है तो क्या कर रही है, अपने साथ मड वापस लेके जा रही है। तो ये तो सिर्फ वेव है ना। अब सोचो टाइड की बात करते हैं, टाइड, तो टाइड में भी तो यही है। टाइड में क्या होता है, हाई टाइड, तो जब हाई टाइड आएगा तो क्या लाएगा अपने साथ, मट्टी लाएगा। जब लो टाइड होगा तो यही मट्टी क्या हो जाएगी, बह जाएगी वापस समुद्र के अंदर। तो इससे क्या होता है, इससे जो पोर्ट्स है, पोर्ट मतलब दरिया किनारा जो है, ठीक है, यहां पर मट्टी नहीं जमती, वरना क्या होगा, वरना वो बोट जो है फंस जाएगी। वो पिराना 3D देखा है ना तुम लोगों ने, पिराना वाला पिक्चर देखा होगा 3D, है ना, वो टकरा जाती है बोट चट्टान से, या तो फिर बोट फंस जाती है यहां पे, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये मट्टी हानिकारक है इस बोट के लिए, लेकिन जब टाइड आती है तो क्या करता है, ये मट्टी को वापस लेके जाता है, बस वही लिखा है। लिखा है टाइड्स हेल्प इन रिमूविंग द मड ब्रॉट बाय द रिवर्स, दे हेल्प दस दे प्रिवेंट सिल्टिंग ऑफ हार्बर्स, ठीक है। अब आते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये रहा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या करना है, एक बैरेज खड़ा करना है, यहां पर टरबाइन लगाना है, ठीक है, ये हाई टाइड का लेवल है, ये नॉर्मल लेवल है, ये हाई टाइड का लेवल है। अब क्या करना है, दरवाजा खोल देना है यहां से, ठीक है। एक्चुअली पहले यहां पे दरवाजे, देखो यहां पे दरवाजे है ना, ये आपको दिख रहे हैं, देखो ये दरवाजे है ना, राइट। तो ये दरवाजे बंद करने हैं। जब हाई टाइड आएगी तो क्या करेंगे, दरवाजे खोल देंगे, तो क्या होगा, पानी सब यहां पे एंटर होगा। तो जब पानी यहां पर एंटर होगा तो ये गोल गोल घूमेगा, ये चक्रा घूमेगा ऐसे ऐसे, और फिर क्या होगा, ये फिर डायनामो से कनेक्टेड होगा, डायनामो, फिर क्या होगा भाई, करंट लगेगा, है ना, मतलब बिजली पैदा होगी, खत्म। अब देखो अब क्या हुआ, जब पानी सब यहां आ गया तो हमने क्या किया, वापस से बंद कर दिया, बोले ये पानी को जाने दो वापस। फिर क्या करेंगे, फिर दरवाजा खोल देंगे, दरवाजा खोला तो ये पानी क्या करेगा, ये पानी वापस यहां से जाएगा, ये वापस चक्रा घूमेगा, गड़गड़ गड़गड़, है ना, और इससे क्या होगा, करंट पैदा होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं बेटा इसको, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया, गिव मी अ थम्स अप गाइस, समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखो, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल वेव्स आर आल्सो हार्नेस्ड, हार्नेस का मतलब कैप्चर्ड, ठीक है, कैप्चर्ड, यूटिलाइज, इसको हम कहते हैं हार्नेस। सो टाइडल वेव्स आर आल्सो हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। भाई इतने में खत्म कर दिया, मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर फिशरमैन, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगेन वही बोट वाला कामकाज है,
है ना। अगर हाई टाइड होगी तो क्या होगा, ये फिशरमैन फटाफट अपनी बोट लेके चले जाएंगे अंदर। आप देखेंगे मैं ऐसा टीएलसी में, आपको पता है कि मैं टीएलसी बहुत देखता था, तो उसमें केरला आता था, ठीक है, केरला वाला, केरला तमिलनाडु ये सब आता था। तो मैं देखता था कि वो बीचेस पे ना बोट ऐसे ही जमीन पे पड़ी होती है। मैं बोलूँ ये लोग साला इतनी बड़ी बड़ी बोट है फिशरमैन की, ये लोग ये मतलब समंदर के किनारे कैसे रखते होंगे। फिर मेरे को ध्यान आया क्या होता है पता है, कुछ नहीं होता है, वो हाई टाइड होता है ना, तो क्या होता है ये लोग है ना अंदर आ जाते हैं और फिर वहां पे बोट को बांध देते हैं। फिर जैसे पानी चले जाता है ना तो ये बोट अपने आप नीचे जमीन पे बैठ जाती है, बस दैट्स इट। मेरे को लगा ये बिना इंजन के बिना कुछ किए ये लोग कैसे बोट को है ना ऐसे समंदर के किनारे खींचते होंगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जब हाई टाइड आता है ना बेटा, तो पानी है ना कोस्ट पे आ जाता है, तो ये बोट लेके अंदर आ जाते हैं, फिर बोट को बांध देते हैं। फिर क्या होता है, फिर जब ये लो टाइड होता है तो पानी चले जाता है, बोट यहीं गिर जाती है नीचे, मतलब सेटल हो जाती है नीचे, गिरती नहीं है, सेटल हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, वापस जब हाई टाइड आएगा तो ये लोग बैठ जाएंगे बोट पे और निकल जाएंगे मच्छी पकड़ने के लिए, पापलेट, राउ, प्रॉन, झींगा सब कुछ पकड़ने ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक, राइट, यहां तक आप, मैं यहां तक रखता हूं। फिर अपने उत्तरायण के बाद देखेंगे। किसके बाद देखेंगे बेटा, उत्तरायण के बाद। आना नहीं है, आई नीड टू आस्क यू समथिंग। स्कूल में भाई साहब हाइड्रोस्फीयर में क्या करवाया?